जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय आपका 4, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। ये अध्याय प्रमुख तौर पर आधारित है न्याय पर, वो भी खासकर सामाजिक न्याय पर। हमने लास्ट क्लास में ये जाना और समझा कि न्याय को अगर वास्तविक तौर पर हर जनमानस तक पहुंचाना है तो हमें अज्ञानता के आवरण में सोचना पड़ेगा। जॉन रॉल्स का सिद्धांत यही कहता है। आज हम चल रहे हैं उसी बात को और विस्तार से समझने कि सामाजिक न्याय का अनुसरण होगा कैसे कैसे ये जो सामाजिक न्याय है ये जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम सामाजिक न्याय को, जो लोग जरूरी हैं, जिनके लिए वो चीजें मिलनी चाहिए, उन तक वो बातें कैसे पहुंचे, इस चीज को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों तथा बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा एवं अस्थायी विभाजन मौजूद है तो हम कहेंगे कि वहां सामाजिक न्याय का अभाव है। कैसा? आर्थिक तौर पर कोई बहुत ज्यादा संपन्न है और कुछ लोगों के पास इतना भी बुनियादी नहीं है कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा सके, 2 वक्त की रोटी भी जुटा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर सामाजिक न्याय उपस्थित नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, समाज में न्याय नहीं है। ठीक है, समाज न्याय से दूर है, समाज न्याय से दूर है। ठीक है, आगे सुनिए। हम यहां सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एक रूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का मौका ना मिले, चाहे वे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करें। दूसरे शब्दों में, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ें। ठीक है, तो एक न्यायपूर्ण समाज वही है जो अपने समाज में रहने वाले लोगों को बुनियादी चीजें उपलब्ध कराए जिससे कि वो अपने परिश्रम से अपनी स्थिति को सुधार सके। ऐसा नहीं है कि कितना भी परिश्रम कर लो, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम भारत के लोग कितना भी मेहनत कर ले वो कभी अंग्रेजों के बराबर नहीं हो सकते थे। मतलब भारत के सैनिक चाहे कितनी भी मेहनत करे अंग्रेजी सेना में, लेकिन उनको अंग्रेजी सैनिकों जितना औहदा कभी नहीं मिल सकता था, कभी भी नहीं। समझ में आई बात? तो ये अंतर, तो इस अगर ऐसा है तो वो समाज न्यायपूर्ण समाज नहीं है। पर अगर समाज में ऐसा है, देखो भिन्नता होना स्वाभाविक है, आर्थिक अंतरों का होना स्वाभाविक है, वो कोऑपरेटिव है, वो चल जाएगा। लेकिन समझ में आई बात? ये जो लेकिन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए आप। ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए कि मेहनत कितनी भी कर लो लेकिन आप अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकते। जैसे एक समय पर दलितों के साथ था, आज से 70 साल पहले दलित कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी भी ब्राह्मणों के बराबर नहीं हो सकता था, उसकी आय ब्राह्मणों जितनी नहीं हो सकती थी, उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो वो पढ़ नहीं सकता था। एक समय था ये, है ना, भारत में। तो इस चीज को समाप्त करना बहुत जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय के लिए ये बहुत जरूरी चीज है
और अगर ये चीजें समाप्त नहीं होती तो फिर समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे सुनो। लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके इजाद किए हैं, लेकिन सामान्यता इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। समझ में आई बात? तो ये चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। देखो, अगर समाज को सच में गरीबी से बाहर निकालना है हमें, तो समाज को, जो लोग गरीब हैं, उनको कुछ बुनियादी सुविधाएं हमें देनी ही पड़ेगी। जैसे आवास हो गया, शुद्ध पेयजल हो गया, शिक्षा हो गए, न्यूनतम मजदूरी, ये उनको गरीबी से निकालने की सबसे बुनियादी चीजें हैं। और अगर हम इन चीजों को मुहैया नहीं करा पा रहे तो वो समाज कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता भाई। तो ये बात आप याद रखिए कि सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ किताब में लिख देना नहीं होता, उन चीजों के लिए काम करना है। सामाजिक न्याय का सही तरीका, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सामाजिक न्याय, उनके लिए काम करना है। सामाजिक न्याय, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। सामाजिक न्याय, समझ में आई बात? सामाजिक न्याय की बुनियादी पहचान ही यही सारी चीजें हैं। और अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तो आप समाज में न्याय दे रहे हैं। और अगर आप इन सब चीजों को नहीं इंप्लीमेंट कर रहे तो इसका मतलब आप समाज को न्याय नहीं दे रहे हैं आप न्याय, और आप सरासर समाज के साथ गलत कर रहे हैं। आप सरासर गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सके, तब भी इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या कि गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में इन भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न सामाजिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसे सीमित समूहों की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद की परख करेंगे। तो मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, मतलब प्राइवेट सेक्टर बनाम गवर्नमेंट सेक्टर, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। तो हम चल रहे हैं ये जानने और समझने कि वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से समाज को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। वो कौन सा तरीका है जो सामाजिक न्याय का सबसे उचित रास्ता है। ठीक है, वो कौन सा तरीका है जो समाज को न्याय दे सकता है। समाजवाद है या फिर पूंजीवाद है, मुक्त बाजार या फिर सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप मतलब सरकार के द्वारा योगदान, या फिर जिसकी जेब में जितना धन वो उतनी सुविधा भरा जीवन जी। ये तरीका उचित है या फिर ये तरीका उचित है? कौन सा तरीका है उचित? इस चीज को हम चल रहे हैं जानने और समझने। ठीक है, बहुत विस्तार पूर्वक।
ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। देखो, मुक्त बाजार जो मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, वो ये सीधे तौर पर कहती है जिसके अंदर जितनी क्षमता वो उतना आगे जाएगा, जिसकी जितनी हैसियत वो उतना आगे जाएगा। सारा का सारा दारोमदार यहां पर आपकी जेब में होता है। जिसकी जितनी हैसियत उसको उतनी सुविधा मिलेगी। समझ में आई बात? सारा का सारा फंडा यहां जेब से जुड़ा होता है। आप जो अफोर्ड कर सकोगे वो आपको मिलेगा, और जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो आपको नहीं मिलने वाला है। वो आपको नहीं मिलने वाला मेरे भाई। समझ में आई बात? वो आपको कदापि नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। वो चीजें आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती। आगे सुनो। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि असक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मुक्त बाजार में आप फेयर कंपटीशन कभी नहीं देते। देखो, जिसके पास पैसा है भाई वो सुविधा संपन्न जीवन जी रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सुविधा संपन्न जीवन नहीं जी रहा है। आप मुझे बताओ, दिल्ली का जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की एजुकेशन लेवल बराबर है? कदापि नहीं। जो मॉडर्न स्कूल है वो मुक्त बाजार का प्रमाण देता है। वो मुक्त बाजार है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह है। और जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी संस्थाओं का प्रतीक चिन्ह है। तो आप मुझे बताइए, क्या दोनों की शिक्षा की गुणवत्ता में समानता है? कदापि नहीं है। तो कैसे मैं मान लूं कि प्रतिस्पर्धा समान स्तर पर हो रही है, कंपटीशन सेम लेवल पर हो रहा है? मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं भाई? आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। मैं मानता हूं कि दोनों में कोई समानता नहीं है, और समानता तब सुनिश्चित हो सकती है जब प्रारंभ की रेखा एक हो। जब प्रारंभ की रेखा एक हो, और प्रारंभ की रेखा तो एक है ही नहीं। गरीब के बच्चे में और अमीर के बच्चे में प्रारंभ की रेखा में बहुत अंतर होता है। दोनों की परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। किसी को रात में सुविधा संपन्न बिस्तर मिल रहा है और किसी को चटाई मिल रही है सोने के लिए। तो अंतर है कि नहीं है? बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई, बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है मेरे लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे सुनो। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतया अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहां भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के लिए विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें।
कोशिश करें। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रखनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्त और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदता सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित है और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जा सकता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता। वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत। वह इन सबसे निष्पक्ष रहता है और उसका सरोकार अपनी प्रतिभा और कौशल से है। अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी। मैं कदापि नहीं मानता कि मुक्त बाजार ये सब भी देखता है। वो सब कुछ देखता है, वो लिंग भी देखता है, वो रंग भी देखता है, वो औकात भी देखता है। सब कुछ देखकर ही आपको अपने पास रखता है। बहुत कुछ देखता है। और जो कह रहा है मैं ये कदापि स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यहां पर जो देखो, आप स्वीकार कर सकते हो, यह आपकी बात है, मैं नहीं स्वीकार करता। मैं हर चीज मानता हूं। योग्यता प्राथमिक है, लेकिन और भी चीजें मायने रखती हैं। समझ में आई बात? और भी चीजें मायने रखती हैं मेरे भाई, ये बात जान लो आप। और भी चीजें मायने रखती हैं। समझ में आई बात? और भी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा। और मैं पीयूष तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तुम जितना लिखोगे ना भाई उतना आगे बढ़ोगे, और जितना तुम काम चोरी करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तुमसे हर दिन यही बात कहता हूं और रोज यही कह रहा हूं। आज 11 तारीख, 7 दिन बाद तुम्हारा पेपर है ना? तुम्हें जितने क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं ना, अगर वो तुम पढ़ के चले गए ना, अच्छे से लिख के सीख के कि क्या लिखना है, तो 1 नंबर तुम्हारा कटने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तुम पास नहीं होगे, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। और मेरा भरोसा है यार, मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ खड़ा होके। ठीक है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ डेडिकेशन के साथ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। और मुझे तुम पर भी भरोसा है कि तुम कर सकते हो, बस तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम थोड़ी सी काम चोरी कर रहे हो। और काम चोरी से बच जाओ, तुम बहुत आगे जाओगे। काम चोरी मत करो। काम चोरी जितना करोगे उतना ही अपने आप को पीछे ले जाओगे। सीधी बात, मत करो काम चोरी। ठीक। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि यह हमें ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। यह मैं मानता हूं कि विकल्प तो ज्यादा देता है, लेकिन पैसा भी तो ज्यादा लेता है ना। ये हर व्यक्ति तो एयरपोर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कि कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, नहीं। हर व्यक्ति, अरे मैं ट्रेन का बताता हूं, हर व्यक्ति फर्स्ट क्लास एसी में जाना अफोर्ड कर पाता है? नहीं। हाँ? विकल्प तो है आपके पास, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, रिजर्वेशन है। जिनके पास पैसा नहीं है वो उसी ट्रेन में जनरल में बैठ के जा रहे हैं। कंडीशन देख रहे हो ना, सूरत हाल देख रहे हो, समझ रहे हो ना इस चीज को? आगे देखें। इसमें शक नहीं कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प देता है। और हम जैसा चाहे वैसा चावल पसंद कर सकते हैं और पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। कह दिया ना इसमें, बशर्ते आपकी जेब में उतना पैसा होना चाहिए। यू कैन गो एनीवेयर इफ यू अफोर्ड दिस थिंग्स। अगर आप उनको परचेज करने की क्षमता रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। और अगर आप उनको करने की क्षमता नहीं रखते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे सुनो। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं
लोगों के खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हो। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती हैं तो ये उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करती। अब आप खुद देख लो, जिन क्षेत्रों में लाभ कमाने की संभावना कम होती है उन क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां काम नहीं करती। उन क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां काम नहीं करती। जहां उनको लाभ मिलेगा वो वही काम करती हैं, उसके अलावा वो कहीं भी काम नहीं करती है, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। क्या है? लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उनका मूल उद्देश्य है। ठीक मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, इस बात को समझ लो आप। ठीक, आगे सुनो। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे अथवा सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगी। यहाँ वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाके में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो वे निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में भी सच यही है। इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब आप खुद ही देख लो ना, गांव में कितने मैक्स खुले हैं, कितने मैक्स हॉस्पिटल हैं, कितने मॉडर्न स्कूल खुले हुए हैं गांव में, कितने डीएवी खुले हुए हैं? क्यों? क्योंकि वहां उन्हें अफोर्ड करने वाले लोग नहीं, वहां उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई, और जहां अफोर्ड करने वाले लोग नहीं रहते वहां वो चीजें खुलती भी नहीं है। पहाड़गंज में कहीं गुची का स्टोर देखा है? क्यों? कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड तो कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में अफोर्ड ना करने वाले लोग रहते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जिनकी औकात नहीं है गुची खरीदने की, और जो गुची खरीद सकता है वो पहाड़गंज में रहता भी नहीं है, वो साउथ दिल्ली में रहता है। वो आता काम करने के लिए पहाड़गंज आ जाएगा, लेकिन रहेगा कहाँ? साउथ दिल्ली, है ना? अंदर समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये चीजें भी थोड़ा समझो आप, ये साइकोलॉजी। तो बाजार जो है वो विकल्प जरूर देगा, लेकिन वो विकल्प जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसी के हिसाब से देगा। ठीक है, जितना आप पैसा पे करेंगे उतना ही आपको चीजें मिलेंगी। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह है कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रायः बेहतर होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर दे सकती है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहां उसे सबसे ज्यादा मुनाफा मिले, और इसके लिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रतिभाशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। लोकतांत्रिक समाज के वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमतियां अपरिहार्य हैं और फायदेमंद भी, क्योंकि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद है और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। तो ये जान लीजिए, राजनीति
इन सब समस्याओं का समाधान है। और सच में जो लोग गरीब हैं उनके लिए काम करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और हर सरकार की है। सरकार की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बुनियादी सुविधाएं इस देश के हर नागरिक को उपलब्ध कराए। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो इसका मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और ये आप सबको तय करना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे या फिर काम करे, ये आपको तय करना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।